आप गरीबी की बात कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर, जो बड़े टैक्स पेयर जैसे हवाई जहाज जो चलने वाले वो टैक्स देता है, शौचालय किसका बनता है? गरीब बनता है, वो टैक्स पर पैसा देता है, टैक्स देते हैं तो इन शौचालय जी हाँ। 40 करोड़ जनसंख्या की देश में जिसमें 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देना पड़ रहा हो, तो उन्होंने तरक्की किस बात की करी? जब मनमोहन सिंह जी ने अपना शासनकाल छोड़ा था, मात्र 22 करोड़ लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे, और आज उसी गरीबी रेखा को हम नापा जाए तो 22 के सीधे 4 गुना हो गए, 81 करोड़। तो ये गरीबी बढ़ी के घटी? जो राशन मिलता है उस पर भी नहीं कॉलर खड़े करेंगे। क्या बोलेंगे 5 किलो राशन? देखिए करेंगे भाई साहब को एहसास नहीं होगा, जो मतलब जो संपन्न होते हैं ना उनको एहसास नहीं होता। वो प्लेन से चलते हैं, एसी वुकी में चलते, तो गरीब क्या मतलब उनको मालूम? अगर बेरोजगारी ना होती तो वो अग्निवीर जैसी स्कीम में जाके शामिल क्यों होते? अग्निवीर वो चीज है कि बच्चा जब फौज में जाएगा तो उसमें जज्बा रहेगा, जैसे इजराइल और बहुत सारे ऐसे देश है कि मतलब चाहे लड़की चाहे लड़का चाहे जेंट्स चाहे पुरुष हो, वो अपने देश के प्रति इच्छुक रहता है। तो जो लोग अग्निवीर शहीद हुए थे किस वजह से शहीद हुए थे? प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। 6 महीने की ट्रेनिंग में आप किसी को सैनिक नहीं बना सकते। 6 महीने की ट्रेनिंग में तो आपको ABCD भी नहीं लिखनी आएगी, तोप में गोले भरने। बेरोजगारी दर पहले आपकी 3.8 से शुरू होकर 2.8 तक आ चुकी थी मनमोहन सिंह से सरकार। 2.8 से आज वो 6.8 तक पहुंच गई है। और सीधा सीधा आप ताजा आंकड़ा यूपी का देख लो ना, 60,000 वैकेंसी थी और 60 लाख लोग उसके लिए भर रहे हैं, यानी 100 में से मात्र एक बंदे को नौकरी मिलेगी। अभी मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मोदी का परिवार, क्या बोलेंगे? देखिए जी, 140 करोड़ जनता को अगर वो अपना परिवार मानते तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। उनका परिवार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? ए से शुरू होता है, ए पे खत्म हो जाता है। अडानी से शुरू होकर अंबानी पे खत्म हो जाता है। अभी ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि अंबानी के बेटे की शादी का वो कुछ प्री वेडिंग फंक्शन वगैरह चल रहे थे। जामनगर एयरपोर्ट है जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर के तौर में इस्तेमाल होता है, डिफेंस एयरपोर्ट के तौर पे, उसमें कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती हैं कभी कभी। लेकिन उसका क्या करा, 10 दिन के अंदर अंदर इमीडिएट उसे 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टैग दे दिया गया। तो इसी बात से पता चलता है। लेकिन वही चीज़ मोदी जी कहाँ भूल जाते हैं बाकी परिवार के लेके? जब बच्चे अभी यूपी में पेपर देने जा रहे थे, 60 लाख परीक्षार्थी अपना पेपर देने जा रहे थे, और वो उनके सेंटर कहीं से कहीं 100, 200, 300 किलोमीटर दूर पड़े थे, और वो ट्रेनों में लदे फदे किस तरह से जा रहे थे सबने देखा है। शौचालयों के आगे जगह नहीं थी, जनरल डब्बों में जगह नहीं थी, गेटों पे वो लटके हुए थे, छतों पे किसी तरह से लटक के कैसे कैसे बसों में लटफट के वो पहुंचे। तब उन्हें वो परिवार याद नहीं आया? तब उनके लिए क्या 2-4 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था नहीं करी जा सकती थी? आप कहने के लिए तो कुछ भी कह दीजिए कि जी 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। आप उस परिवार को परिवार तो मानो, आप उनके लिए काम तो करो। आप काम किने के लिए करते हैं? ए से शुरू हो गया और उनकी कहानी ए पे ही खत्म हो जाती है। वो ए से आगे बढ़ते ही नहीं है, बी पे नहीं जाते, सी पे नहीं जाते, डी पे नहीं जाते, जेड तक तो खैर मतलब ही नहीं उनका पहुंचने का। तो किस तरह से हम उन्हें मान लें कि वो सारे लोगों को अपना परिवार मानते हैं? और दूसरी बात, अगर वो सारे लोगों को अपना परिवार मानते होते तो आप जहाँ पे भी विपक्ष की सरकारें हैं उनको आप अपना परिवार क्यों नहीं मानते? उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी 26 जनवरी की परेड, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। दोनों ही राज्यों को 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस पे अपनी झांकी निकालने का उन्होंने परमिशन नहीं दी। फिर बताइए किस तरह से वो परिवार तो ममता जी से वो मीटिंग करके आए ना वहाँ बंगाल में, एक तरह से बोल रहे थे TMC करप्ट पार्टी है, खराब पार्टी है, और एक तरफ से अभी पार्टी उनसे मिलकर भी आए। बिल्कुल बिल्कुल, TMC खराब पार्टी है, करप्ट पार्टी है। उसी TMC के पास जाके वो मीटिंग कर रहे हैं, सेम एज यूजुअल, जैसे कि कुछ दिन पहले उन्होंने अजीत पवार के बारे में कहा था। अजीत पवार पक्का भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है। जब वो उनकी पार्टी में शामिल हो गया तो आज उस पर भ्रष्टाचार के केस खत्म करने की भी जो है शुरुआत उन्होंने कर दी है। उसे उसी वित्त विभाग का अध्यक्ष वो बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, जिसके उसके ऊपर घोटाले के आरोप थे। और रही बात बंगाल की, तो बंगाल में उन्हें दिख रहा है कि 42 सीटें हैं, सबसे बड़ी बात, इसलिए वो भागे भागे वहाँ पहुँचे। अभी वो 6 मार्च की उनकी यात्रा प्रस्तावित है कि संदेश खाली जाएंगे वो। अगर वो संदेश खाली को अपना परिवार मानते हैं तो भाई साहब मणिपुर से आपकी क्या दुश्मनी है? मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में क्या बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, व्यभिचार नहीं हुआ? अभी भी आज की डेट में पिछले 9 महीने में कम से कम 275 तो जो है सैनिक और पुलिस वाले वो मारे जा चुके हैं मणिपुर में, और हजारों की तादाद में जाके अभी जो सिविल लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। हालत ये हो गई कि पुलिस वाले जो होते हैं वो अगर उनके पास पूरे सपोर्ट नहीं होती तो वो कह कहिया मैं तो समुदाय के जहाँ पे वो बहुसंख्यक हैं वहाँ जाने से वो लोग डरने लगे हैं। 4 दिन पहले ही आपने देखा था ASP का कैसे अपहरण करा, तो उसके अगेंस्ट में सारे कमांडोज ने अपने हथियार डाल दिए विरोध में। कितनी हालत खराब है। अगर वो परिवार है तो अगर वो 140 करोड़ लोगों को परिवार मानते हैं तो मणिपुर क्या परिवार से बाहर हो गया? मणिपुर जाके क्यों नहीं शांति बहाली की अपील करते? क्यों नहीं उन लोगों की समस्याओं को निराकरण करते? क्यों नहीं जाएंगे? ऑलरेडी बीजेपी की सरकार बनी हुई है और वहाँ पे मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं। आ गई तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, इसलिए उनको वहाँ पे वो मणिपुर दिखेगा नहीं। लेकिन मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना कि अब की बार जनता ने दिल बना लिया, हम आएंगे, तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं। जनता ने दिल बना लिया इस बार, पक्की बात है, सही बात है, जनता ने दिल बना लिया इस बार। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना ही दिखाना है। जनता उनके जुमलों से टोटली परेशान हो चुकी है, हर तरह से। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, पूर्व सैनिक परेशान। कौन सा तबका ऐसा है जो परेशान नहीं है उनसे? व्यापारी उनसे परेशान।
कौन सा ऐसा तबका है जो आज की डेट में उनसे परेशान नहीं है? लेकिन हकीकत क्या दिखाई जाती है कि नहीं नहीं नहीं, सारे बहुत खुश हैं, सब चंगा सी। बॉर्डर आज हमारे इतने ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं, हद से ज़्यादा। चीन हमारे अंदर घुसता चला जा रहा है, घुसता चला जा रहा है लगातार। अभी पीछे बीबीसीबी की रिपोर्ट आई थी कि उसने अरुणाचल में, लेह लद्दाख में लगातार गाँव बसाने शुरू कर दिए हैं और मोदी जी उस पर चू नहीं करते। मोदी जी कहाँ बोलते हैं, कहाँ कुछ हुआ है? वो तो मानते ही नहीं कि चीन में। वही तो बात है ना कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और मैंने कुछ गलत करा है और मैं मानूंगा ही नहीं उसे, तो मीडिया तो सिर्फ उसी चीज़ को, ना कोई आया ना कोई घुसा है। तो इसी बात का उदाहरण आप देखो कि गलवान घाटी में जब हमारे 19 सैनिक शहीद हुए थे तो कौन करके गया था उन्हें शहीद? चीनी सैनिक ही तो करके गए थे। लेकिन उनका क्या बयान था? ना कोई घुसा है ना कोई आया है। तो भाई उन सैनिकों को कौन मार के चला गया था? कोई भूत मार के चला गया था, पिशाच मार के चला गया था, प्रेत मार के चला गया था उन्हें। चीनी सैनिक ही तो मार के गए थे। लेकिन उनका बयान होता है कि नहीं, ना कोई आया ना कोई घुसा। मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? बेरोजगारी दर पहले आपकी 3.8 से शुरू होकर 2.8 तक आ चुकी थी मनमोहन सिंह से सरकार। 2.8 से आज वो 6.8 तक पहुंच गई है। और सीधा सीधा आप ताज़ा आंकड़ा यूपी का ही देख लो ना, 60,000 वैकेंसी थी और 60 लाख लोग उसके लिए भर रहे हैं। यानी 100 में से मात्र एक बंदे को नौकरी मिलेगी। तो बेरोजगारी आंकड़े को अगर हम उसी से कैलकुलेट करें तो कितना हो गया? 99% बेरोजगार हो गए ना, सीधी सी बात है। क्या बोलेंगे भाई, बेरोजगारी है कि नहीं? आज हमने कुछ कहते हैं। जी कोई बात नहीं। तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जो लगातार केंद्र सरकार में पद थे वो उन्होंने खत्म कर दिए, सेना के पद उन्होंने वो खत्म कर दिए, पीएसयू के पद वो उन्होंने खत्म कर दिए। सेना के पद की भर्ती किससे करी जा रही है? अग्निवीरों से, जो टेम्परेरी 4-4 साल के लिए हैं। क्या 4 साल में उनमें देशभक्ति का जज्बा जागेगा? क्या उन 4 साल के एस्पायरेंट्स में कभी ये दिमाग में बैठेगा कि हमें देश के लिए शहीद होना है? क्योंकि उन्हें पता है कि शहीद होने के बाद हमारे को कुछ मिलना नहीं है। पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या होगी कि अपना डिफेंस कर लो यार, 4 साल किसी तरह से काटो और निकल लो। लेकिन जब फौज में 2-2, 3-3, 4-4 साल की जब ट्रेनिंग होती है तो उसके जज्बा कूट के भर दिया जाता है। तो ये भी कह रहे हैं ना, अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद पैसे भी मिल रहे, उनसे बिजनेस कीजिए। पैसे मिल रहे हैं, कितने पैसे, कितने दिन आप खा लोगे भाई साहब? खाली अगर खर्च आप करते रहोगे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। अगर आपके पास कमाई का जरिया नहीं होगा, आप उन्हें कहते हो 20-22 लाख रुपए उन्हें लगातार मिलेगा। 22 लाख रुपए कितने दिन चल जाएगा साहब? और क्या वो बिजनेस कर लेंगे? 4 लाख आपने अग्निवीरों की भर्ती करी, 4 के 4 लाख लोग बिजनेस में उतर जाएंगे। किस बिजनेस में उतरेंगे? आज की डेट में कंपटीशन हर बिजनेस में मौजूद है। छोटा सा एक मैं बिल्कुल उदाहरण देता हूँ, मात्र ये रिक्शा चलाने वालों का उदाहरण देता हूँ। चांदनी चौक में लगभग 200 या 250 रिक्शा जो है पास है एमसीडी के थ्रू पास है कि सिर्फ ये 200 या 250 रिक्शा चलेंगे। हालात आप ये देखो, यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में। लेकिन इनको क्या होता है, फिर सुबह से शाम तक इन लोगों को काम नहीं मिलता। कोई मुश्किल से कोई 100 रुपये कमा पाता है, कोई 200 रुपये कमा पाता है, कोई 50 रुपये कमा पाता है, कोई बेचारा खाली हाथ चला जाता है। तो यही हाल अग्निवीरों का होगा जब वो 4 लाख अग्निवीर आके होंगे। क्या दुकान खोलेंगे वो? किस चीज़ की? कपड़े की दुकान खोलेंगे, मोबाइल की दुकान खोलेंगे, किस चीज़ की दुकान खोलेंगे? दुकान खोल जाएगा, खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा उनका काम? वो भी तो एक रोजगार है, वो भी तो एक रोजगार तब होता है सब जब रोजगार चले। कोई भी चीज़ आप प्रोडक्शन में लेके आ रहे हो, उसकी दुकान खोल रहे हो तो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसका कस्टमर भी तो होना चाहिए। कोई दुकानें ऐसी ही खुले, 4 लाख लोग एक ही, क्या रोजगार कर लेंगे वो 22 लाख रुपए से? क्या कर लेंगे? उसके बाद आगे कैसे फैमिली चलाएंगे भाई साहब? बोलेंगे भाई साहब, बेरोजगारी है कि नहीं? भैया शब्द 2 शब्द कहना चाहते हैं। 22 लाख एक बड़ा रकम होता है। और ये दिल्ली की बात मत करिए, बम्बई की बात मत करिए, गांव में जाइए 10 लाख का हमें समझ में 10 लाख कितना होता है। और जहाँ तक भाई साहब बोले अग्निवीर वो चीज़ है कि बच्चा जब फौज में जाएगा तो उसका जज्बा रहेगा। जैसे इजराइल और बहुत सारे ऐसे देश है कि मतलब चाहे लड़की चाहे लड़का चाहे जेंट्स चाहे पुरुष हो, वो अपने देश के प्रति इच्छुक रहता मरने के लिए और मारने के लिए। तो अग्निवीर बहुत अच्छा स्कीम है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। क्या बोलेंगे अग्निवीर की? इन्होंने भाई साहब ने समर्थन करी। मैंने अभी आपको कहा ना कि ट्रेनिंग, अभी आपको याद होगा पीछे 2 अग्निवीर हमारे शहीद हुए। शहीद होने के बाद उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला, जो उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो उनका भत्ता मिलता वो नहीं मिला। उसके बाद उनका कोई कैंटीन कार्ड नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। रही बात बेरोजगारी के तौर पे अगर देखा जाए तो अभी यूपी में लगातार भर्ती हुई इजराइल भेजने के लिए। इजराइल और हमास का लगातार युद्ध चल रहा है, लेकिन वहाँ से भर्ती किस बात की हुई कि आप इजराइल चले जाओ और वहाँ जाके नौकरी करो। मरता क्या ना करता पापी पेट का सवाल है, कहीं तो कुछ ना काम करना ही पड़ेगा। उन्हें पता है वहाँ लगातार बम वर्षा हो रही है, लगातार जान खतरे में, उसके बावजूद वो वहाँ लोग नौकरी करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी है। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर में भी लोग इसीलिए शामिल हो रहे हैं, चलो भैया कुछ ना करने से कुछ तो अच्छा है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, खाली से बेगार भली, कि मैं सारे दिन खाली बैठा रहता हूँ, इससे अच्छा मैं बेगार में किसी के बिना पैसे की थोड़ी सी नौकरी कर लूँ तो मेरे हाथ पाँव चलते रहेंगे, मेरा कुछ काम धंधा चलता रहेगा। तो अग्निवीर वो कंडीशन है। बेरोजगारी तो हम इसी बात को तो कह रहे हैं कि अगर बेरोजगारी ना होती तो वो अग्निवीर जैसी स्कीम में जाके शामिल क्यों होते? क्या बोलेंगे? 2 लाख जो परमानेंट वैकेंसी भरी जानी थी 2019 के बाद से, वो कैंसिल करके अग्निवीर को लाए। आपने 2 लाख वैकेंसी क्यों कैंसिल करी? जवानों की भर्ती 2 लाख जवानों की भर्ती क्यों कैंसिल करी? बताइए। बोलेंगे देखिए मैं एक से बताना चाहूँ, इतनी बड़ी देश है, इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ देखिए होना है। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाता है तो जरूरी नहीं है कि 100% जनता को समझ में आए, मगर धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा कि हाँ अग्निवीर का महत्व क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया इजराइल का,
इजराइल के जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, देखिए बच्चा बच्चा जब देश के प्रति कुटित रहेगा, और जो भैया बोले 2 जवान शहीद हो गए, ठीक है, तो इतना बड़ा देश है, जब सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा दुर्घटना हो सकता है उनके साथ, मृत्यु तो हमें भी आ सकता है, हम चलते रहे। एक मिनट जरा से बात काटूंगा भाई साहब, आपकी 1 मिनट। वो 2 जो लोग अग्निवीर शहीद हुए थे, किस वजह से शहीद हुए थे? प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। 6 महीने की ट्रेनिंग में आप किसी को सैनिक नहीं बना सकते। 6 महीने की ट्रेनिंग में तो आपको ABCD भी नहीं लिखनी आएगी, तोप में गोले भरने नहीं आएंगे, आपको असॉल्ट राइफल चलानी नहीं आएगी, आपको बैरल का नहीं पता होगा ये कितने बोर की गोली है, कितने बोर की बंदूक है, एयरक्राफ्ट हवाई गन क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है। 6 महीने में आपको क्या पता चल पाएगा भाई साहब इस बारे में? हकीकत ये है कि अगर उनकी स्प्रिंग जाम हो गई चलाते वक्त तो वो स्प्रिंग बदलने लायक नहीं है 6 महीने में। ये इस वजह से उनकी मौत हुई थी। कहीं ना कहीं देखिए है क्या, देखिए सरकार कोई काम लेके आता है ना, तो मजबूरी क्या होता है, कोई समझने में कुछ समय लगता है। अगर कोई कमी है, जो भैया एग्जाम्पल दिया कि 6 महीने में बच्चा अगर चल नहीं पाता है, बच्चा जब चल नहीं पाता है तो कैसे मतलब बड़ा लड़ाई करेगा, ठीक है। ये संदेश दीजिए कि सरकार उसको करे, कंप्लीट करे, जो कमी है उसको सुधारा जाए। और जहाँ तक कि देश हित की बात कर रहे हैं आप, गरीबी की बात कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर, जो बड़े टैक्स पेयर जैसे हवाई जहाज जो चलने वाले वो टैक्स देता है, शौचालय किसका बनता है? गरीब का बनता है, वो टैक्स पर पैसा देता है। टैक्स देते हैं तो इन जी हाँ, वो टैक्स देते हैं जो 2.5 लाख रुपए मोदी सरकार दे रहा है गरीब आदमी को, जिसके पास झोपड़ी नहीं है। आज दिल्ली में रह के बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, बंबई में रह के बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, बेंगलोर में रह के बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, गाँव में जाके देखिए, जिसको 10,000 मिल जाएगा, जिसको 2.5 लाख मिल जाएगा ना, भैया खुशी से ना रोज पूरी बनेगा घर में। हर घर पे बात कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इसी बात को तो उठाया। ये भाई साहब 10,000 मिलने में बहुत खुश हो रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ 10,000 ना काफ़ी है। भाई साहब इसी चीज़ में खुश है, तो ये इसी बात में खुश भी है। एक और चीज़ में भी खुश होंगे कि 5 किलो राशन मिलता है, उस पर भी नहीं एक कॉलर खड़े करेंगे। क्या बोलेंगे 5 किलो राशन? देखिए खड़ेंगे भाई साहब को एहसास नहीं होगा, जो मतलब जो संपन्न होते हैं ना उनको एहसास नहीं होता। वो प्लेन से चलते हैं, AC उगी में चलते, तो गरीब को क्या मतलब उनको मालूम रहेगा। ये कहना चाहिए इनको गरीबी से मतलब नहीं, गरीब नहीं, पता है। कुछ लोग नहीं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग का सोच ऐसा है कि देश में कितनी गरीबी है, हमें जरूरत क्या है। आज के डेट में 1947 से लेके 2014 के पहले कितना खाता खुला था गरीबों का। आज हर ये रिक्शा चलाने वाला बैंक में जाता है, गूगल पे कर रहा है, गूगल पे यूं चाय पी रहा है, गूगल डिजिटल भारत हो गया, ये कहना चल ठीक है। डिजिटल भारत होना एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। आप अगर इसी चीज़ को पुराने उठा के देखोगे तो 2003 से पहले हमारे यहाँ मोबाइल किसी किसी के हाथ में होता था। 2003 में रिलायंस ने और टाटा ने मोबाइल लॉन्च करे थे अपने, और उसके बाद हमारे यहाँ डिजिटल क्रांति आई। 2004 के बाद से लोग 2014 तक लगभग हर हाथ में मोबाइल आ गया था। वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। उस चीज़ से 2 चीज़ों को नहीं आपस में जोड़ सकते। आप अगर 5 किलो राशन लेके खुश हो रहे हो, उसके लिए 5 किलो राशन भी बहुत है, तो मैं उसे दूसरे नज़रिए से कहूँगा भाई साहब आप आज भी डेट में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हो और 5-5 किलो राशन दे रहे हो, तो आपने पिछले 10 सालों में उनका जीवन स्तर उठाने के लिए करा क्या? आपने तो अगले और 5 साल के लिए उनको धकेल दिया। जो अभी पीछे मोदी जी ने घोषणा करी थी कि अगले 5 साल तक ये 5 किलो राशन की और जारी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप लोगों का जीवन स्तर मैं उठाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन दूंगा। उन्होंने एक भी घोषणा नहीं करी थी कि मैं आज राशन बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के हाथ में रोजगार दूंगा, मैं आप लोगों को इस लायक करूंगा कि आप लोग कमा के खा सको। उन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? 5 किलो राशन और कंटिन्यू करो, 5 किलो राशन लिए जाओ, मौज मारे जाओ, 10,000 में पूरी जिंदगी बिताए जाओ, तो आपकी तरक्की होली भाई साहब। 140 करोड़ जनसंख्या की देश में, जिसमें 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देना पड़ रहा हो, तो उन्होंने तरक्की किस बात की करी? जब मनमोहन सिंह जी ने अपना शासनकाल छोड़ा था, मात्र 22 करोड़ लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे, और आज उसी गरीबी रेखा को हम नापा जाए तो 22 के सीधे 4 गुना हो गए, 81 करोड़। तो ये गरीबी बढ़ी कि घटी?